इससे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है। आज का यह लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था। पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है और टर्की और बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी एक तरीके से उनके साथ हैं। तो ये एक भारत के की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसमें जरूर वो हम पर 20 पड़ा है। तो जी अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत तो इसमें एक दर्शक बन के दूर से देखता रहा। पाकिस्तान पीस मेकर बना है, उसकी इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की चर्चा हो रही है इस मामले में और भारत तो पीछे छूट गया। क्या इसको पश्चिम एशिया की नीति बदलेगा, नहीं बदलेगा? देखिए, हमारी जो विदेश नीति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है और मोदी सरकार को अपनी जो विदेश नीति है उसको नए सिरे से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, उसको नए सिरे से एक तरीके से नई दिशा देने की जरूरत है। जिस तरीके से हम दुनिया में परसेप्शन चला गया कि हम तो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका लगातार हमारा अपमान कर रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम अमेरिका के साथ, दुनिया में परसेप्शन है कि अमेरिका के साथ और अमेरिका हमें रोज अपमान कर रहा है। अभी हाल का जो फैसला अगर आप देख लीजिए, हमारे जो 3 सी फेयरर्स थे जिनकी मौत हो गई अमेरिका के हमले में और अमेरिका उस पर बजाय अफसोस जताने के वो सीना चौड़ा करके हमको हेकड़ी अपनी दिखा रहा है। हाँ, तो ये और हम जिस तरीके से इजराइल के साथ जाके खड़े हो गए और हमने ईरान जैसा अपना दोस्त इस युद्ध में खो दिया है, तो उसकी वजह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी उसको नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम एक बड़े सुपर पावर, एक बड़ी आर्थिक पावर के तौर पर जो हमारा एक परसेप्शन बना था और हमारी जो इंडिपेंडेंस थी फॉरेन पॉलिसी को लेके, उसको नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान को जरूर फायदा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अगर आप ध्यान से देखें तो वो कितना कामयाब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया पर सबसे बड़ा संकट था, जब सारे देश आर्थिक स्तर पर परेशान हो गए थे, तेल, ऑयल, एलपीजी गैस का क्राइसिस हो रहा था, सारे देश बिलबिला रहे थे, परेशान थे। उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में संधि कराने की कोशिश की, शांति वार्ता कराने की कोशिश की और ऐलान भी पहले किया, ट्रंप से पहले पोस्ट करके किया। बिल्कुल, तो वो काफी हद तक उसमें ये परसेप्शन बनाने में जरूर कामयाब रहा कि कम से कम उसकी भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका थी। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका उसके साथ है, चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है और टर्की और बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी एक तरीके से उनके साथ हैं। तो ये एक भारत की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इसमें जरूर वो हम पर 20 पड़ा है। तो आज तो जी रशिया और चाइना के भी समीकरण बदलेंगे, वो भी अपनी नीति बदलेंगे इस युद्ध के बाद। देखिए, रशिया और चाइना तो आज की तारीख में बहुत कट्टर दोस्त हैं, एक तरीके से बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। हाँ। रूस, इस युद्ध ने क्या किया है कि जो रूस के ऊपर आरोप लगता था कि रूस एक हमलावर देश है, एक एग्रेसर है, अब अमेरिका कम से कम रूस के बारे में ये नहीं कह सकता क्योंकि आपने भी बिना कुछ कहे, बिना किसी कारण के आप ईरान के ऊपर हमला किया था। तो उस लिहाज से जो एक नैतिक ताकत होती किसी देश की, दूसरे को ना कहने की या दूसरे को समझाने की, वो नैतिक ताकत आज की तारीख का अमेरिका खो चुका है और वो रूस को ये नहीं कह सकता कि आप गलत रास्ते पर हैं। और इधर आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में थोड़ा युद्ध तेज हुआ है और शांति वार्ता की कोई उम्मीद वहां दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि रूस के हक में होगा कि अगर वो इस युद्ध को रोके और वो अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश करे, क्योंकि युद्ध अब काफी लंबा खिंच चुका है और उसमें रूस के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो खत्म। और तीसरी बात क्या है, इसमें सबसे बड़े फायदे में चाइना रहा है। चाइना चुपचाप पूरा खेल देख रहा था, अंदर से वो ईरान की मदद कर रहा था, ईरान से तेल ले रहा था, ईरान को टेक्नोलॉजी दे रहा था, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। और जब अमेरिका की बादशाहत को चोटें पड़ रही थी तब चाइना जो है वो किसी कोने में बैठ के जरूर बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा क्योंकि देखिए, आपका दुश्मन प्रतिद्वंदी अगर उसको घायल हो रहा है तो जो सामने वाला है वो तो उसकी ताकत तो भले ही न बढ़े, लेकिन उसको तो इस बात का अंदाजा होगा कि जो सामने वाला था उसकी ताकत लगातार कमजोर हो रही है। तो चीन इस मामले में एक बड़ा प्लेयर बन के मच गया है। से बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील का ऐलान हो गया है। आज का यह लम्हा पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और अगर भारत ने थोड़ा दमखम दिखाया होता तो पाकिस्तान की जगह भारत हो सकता था। और यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से 2 शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि होने क्या वाला है,
क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि ये मत भूलिए कि नेतन्याहू अब भी लेबनान पर हमला कर रहे हैं और ट्रंप इसको लेकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, क्या होगा ईरान की वो जमा हुई संपत्तियों का, उन तमाम फ्रोजन फंड्स का? क्योंकि इस डील के मुताबिक न्यूक्लियर मुद्दे पर तब तक बात नहीं होगी जब तक अमेरिका ईरान की फ्रोजन संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, उसकी तमाम कैद संपत्तियों को रिलीज नहीं करता, जारी नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं तमाम बड़े न्यूज नेटवर्क्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर CNN, ट्रंप एंड ईरान रीच एग्रीमेंट दैट इंक्लूड्स ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अल जजीरा, यूएस ईरान सेज पीस डील रीच, साइनिंग टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। मगर अभी तक यह तय नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद क्या ईरान टोल लेगा, पैसे लेगा या नहीं लेगा। सबसे पहले इस डील के मायने क्या हैं, आइए अब हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में गौर फरमाएं। डिप्लोमैटिक सफलता। अमेरिका और ईरान का कहना है कि दोनों के बीच एक समझौता हो गया है जो शुक्रवार से लागू होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा सकता है और समझौते पर दस्तखत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि समझौते का पूरा दस्तावेज अभी पब्लिक नहीं किया गया है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आगे क्या होगा? तो गौर फरमाएं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर समारोह के बाद स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि 60 दिनों की परमाणु वार्ता तभी शुरू होगी जब अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के जमा हुए फंड जारी करेगा। और जाहिर सी बात है, इसका शेयर बाजार और तेल के बाजार पर बहुत अच्छा पड़ा है असर। और असर क्या पड़ा है आपकी स्क्रीन पर? समझौते की खबर आने के बाद रविवार को ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है और फरवरी से यह बंद पड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, किस तरह से ईरान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए उस पर गौर किया जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता आखिरकार यह तय करेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा। ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए फोन इंटरव्यू में कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते का दोबारा खुलना इस समझौते की बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि संघर्ष शुरू होने से पहले ईरान ने इस मार्ग पर कोई टोल लगाया ही नहीं था, इसलिए यह व्यवस्था काफी हद तक युद्ध से पहले जैसे हालात की बहाल हो रही है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर आने वाले हफ्तों में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य को लेकर संतोषजनक समझौते पर नहीं पहुंचता तो वो या तो फिर से सैन्य हमले शुरू करेंगे या फिर अमेरिका को मध्य पूर्व का प्रोटेक्टर यानी संरक्षक बना देंगे और इसके बदले में क्षेत्र की कुल आय का 20% लेंगे। सबसे बड़ी बात, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक आप हमारे फंड्स को जारी नहीं करेंगे तब तक यह बातचीत नहीं हो सकती और हम न्यूक्लियर मुद्दे पर कतई बात नहीं करेंगे। गौर फरमाइए दोस्तों, ईरान इसमें किस तरह से अपनी जीत देख रहा है। उनके उप विदेश मंत्री ने क्या कहा है, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने रविवार को कहा कि शुक्रवार को समझौता MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद तेहरान और वॉशिंगटन के बीच होने वाली 60 दिनों की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका अपनी 3 प्रमुख कमिटमेंट्स को पूरा करता है या नहीं। इनमें से सबसे अहम है ईरान के अरबों डॉलर के जमा हुए फंड को जारी करना। कासिम गरीबाबादी के मुताबिक इन कमिटमेंट्स में क्या क्या शामिल है, गौर फरमाएं। कासिम गरीबाबाद कहते हैं कि इनमें शामिल हैं 3 अहम कमिटमेंट्स। कमिटमेंट नंबर 1, नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना और पूरी तरह खत्म करना। कमिटमेंट नंबर 2, युद्ध और सैनिक अभियानों की स्थिति को समाप्त करना। नंबर 3, ईरान के जमा हुए फंड जारी करना। सबसे बड़ी बात, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप चाहते हो कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करें तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले आप हमारे फंड्स को जारी करें। और यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम उभर कर आया है, खासतौर से 2 शख्सियत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया में चाहे जितने भी देश हैं, सबसे यूनिक पोजीशन किसकी है? इंडिया, भारत की। क्यों? क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस्राइल से भी बेहतर रहे हैं और ईरान से भी बेहतर रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की शुरुआत से ही खुद को इस्राइल के करीब बताया। बावजूद इसके ईरान इन रिश्तों की अहमियत को समझता था, फिर भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बार बार भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। यह अमेरिका था जिसने 3 बार हमारे जहाजों पर हमला किया और हमारे 3 नागरिकों को मार दिया। हमारे 3 नाविकों को मार दिया। यह अमेरिका था जिसने टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन पर हमला किया, जिसमें 1
ईरानी जहाज पर उसका टॉर्पीडो आकर लगता है और कम से कम 100 ईरानी मारे जाते हैं। अमेरिका ने बार बार किया, मगर हमारी सरकार की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन निहायत ही कमजोर और लचर रहा। जाहिर सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी बहुत बड़ी जीत पेश कर रहा है। पाकिस्तान इसके जरिए दुनिया में अपना मुकाम बढ़ते हुए देख रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार की नाकामी के चलते हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है। शहबाज शरीफ ने इस बारे में क्या कहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। हम इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही इस मीडिएशन प्रयास में हमारे भाइयों कतर के लीडरशिप का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह समझौता संभव हो पाया। मैं विशेष तौर से सऊदी अरब के दूरदर्शी लीडरशिप और तुर्की गणराज्य का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जबकि समझौता हो चुका है, मीडिएटर्स इस हफ्ते कई बैठकों का आयोजन करेंगे। ये शुरुआती चर्चाएं, टेक्निकल बातचीत और ऑफिशियल दस्तखत समारोह की नींव तैयार करेगी। गौर फरमाएं दोस्तों, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। वो तुर्की का धन्यवाद कर रहे हैं, वो तमाम मध्य पूर्व देशों का धन्यवाद कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका के सामने बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपने मुकाम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल भारत ने, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, मगर उसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और इस सरकार की सोच पर थोपा जा सकता है। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पीस डील हुआ है, क्या ईरान पर वाकई कोई दबाव था, और उससे भी बड़ी बात, नेतन्याहू का क्या होगा। इन दोनों सवालों का अब मैं जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहले, क्या वाकई ईरान पर प्रेशर था, क्योंकि हम जो इस डील में देख रहे हैं साफ तौर पर इसका एक एक पहलू ईरान के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। गौर फरमाएं, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस समझौते के लिए उन पर किसी ने कोई दबाव या प्रेशर नहीं डाला। उनके मुताबिक यह कई हफ्तों तक चली कठिन बातचीत और लंबे डिप्लोमैटिक कोशिशों का नतीजा है, जो पहले पाकिस्तानी और हाल में कतरियों के मीडिएशन के चलते हुआ। इसलिए ईरान इसे अपनी कूटनीति और अपनी सैन्य प्रतिरोध क्षमता की सफलता यानी मिलिट्री डिटेरेंस काबिलियत की सफलता के तौर पर पेश कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने देश की प्रभावी ढंग से रक्षा की और अमेरिका तथा इसराइल को यह संदेश दिया कि ईरान को कुचला नहीं जा सकता, उसकी क्रेडिबिलिटी को मिटाया नहीं जा सकता, और ईरान की संप्रभुता, उसकी एकता एक लाल रेखा है जिससे कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि ईरान ने साफ तौर पर अपनी लक्ष्मण रेखाएं खींची, अपनी रेड लाइंस खींची और कहा कि अमेरिका और इसराइल इसे पार नहीं कर सकते। आगे, इसलिए ईरान इस समझौते को अपने बलिदानों, युद्ध और डिप्लोमैटिक प्रयासों का नतीजा मान रहा है, ना कि ऐसी चीज जो उस पर थोप दी गई हो। जहां तक वक्त का सवाल है, यह दिलचस्प है कि समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बल्कि कुछ मिनट पहले तक भी ईरान इसराइल पर जवाबी हमले की पूरी तैयारी में था। यह तैयारी दक्षिणी बेरूत के दाहिए इलाके पर इसराइल के नए हमलों के जवाब में थी, जैसे ईरान अपनी रेड लाइन मानता है। दिन भर, खासतौर से दोपहर के समय, कई बयान आए जिसमें वार्निंग दी गई कि हमला करने के लिए सब कुछ तैयार है और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? दो चीजें। नंबर एक, इसराइल जो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा था, ट्रंप इससे कतई खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था, हम जबकि ईरान के साथ पीस डील करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लेबनान पर हमला कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, ईरान ने एक बहुत बड़ी बात की कि कल ईरान इसराइल पर हमला कर सकता था, ट्रिगर पर उसकी उंगली थी। इसराइल के लिए बुरी खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका और इसराइल के वो रिश्ते अब नहीं रहे जो पहले थे। याद कीजिएगा, एक्सियस की इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ था। ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया और उस बातचीत में मां बहन की गालियां दी गई। द एफ वर्ड का इस्तेमाल किया कि व्हाट द एफ आर यू डूइंग, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में कहा था। नेतन्याहू पूरी तरह से खामोश थे। अब यही सवाल किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इस डील को सैबोटाज करने की कोशिश इसराइल लगातार कर सकता है। कैसे, हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मिडिल ईस्ट से जो आवाजें उठ रही हैं इसराइल के बारे में, कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल जजीरा में कुछ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनके अल्फाज, उनके वर्ड्स पर गौर करें आपकी स्क्रीन पर। क्या ट्रंप नेतन्याहू को कंट्रोल में रखकर सीज फायर समझौते को कामयाब बना पाएंगे? मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट्स और रिस्क कंसल्टेंसी इंटरनेशनल इंटरेस्ट के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर सामी हमदी ने अल जजीरा से कहा कि मौजूदा समझौते की कामयाबी पूरी तरह
इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रंप नेतन्याहू को कितना कंट्रोल में रख पाते हैं। उन्होंने कहा, पिछली बार जब पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की थी तब इस्राएल ने ईरान पर हमले रोक दिए थे, लेकिन लेबनान पर हमले बढ़ा दिए थे। जब पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है तो ट्रंप ने समझौते की शर्तें बदलकर लेबनान को उससे बाहर कर दिया था। चिंता यह है कि कहीं इस बार भी ट्रंप ऐसा ना करें। हमदी ने कहा कि इस्राएल में तेहरान के साथ ऐसे समझौते का काफी विरोध है। उनके मुताबिक नेतन्याहू ने आज लेबनान पर हमला करके इस समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं ट्रंप फिर से समझौते की शर्तें ना बदल दें।